गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो सीरीज चल रही उसमें आज हम रस सिद्धांत, क्या है रस सिद्धांत यानी रस थ्योरी, और राजस्थान के जो कुछ प्रमुख लोक कलाएं जैसे सांझी है, मरना है, कांवड़ है, इन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि जो हमारे आर्ट में सौंदर्य होता है यानी एस्थेटिक जिसे बोलते हैं, कला में जो सौंदर्य है उसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय देख लेंगे। फिर जितने भी हमारे सिलेबस में क्या है, भरत मुनि से लेके उनके बाद जितने भी जो आचार्य हुए हैं जैसे भामा है, लोलाट है, अभिनव गुप्त जी है, इन्होंने रस के बारे में क्या क्या व्याख्यान दिए इसके बारे में जानना। तो आइए पहले कला के सौंदर्य का परिचय देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा सौंदर्य एक मानसिक अवधारणा है। क्या है? मानसिक अवधारणा यानी मन से निकलता है, क्योंकि वस्तुओं के जो रूप का विश्लेषण के द्वारा सुंदर या कुरूप मानती है। जो मन हमारा क्या है, वस्तु को देखा, उसको देखने के बाद जो इसका रूप है उसके हिसाब से वो सुंदर है या कुरूप है, ये देखते हैं। और तर्कों के द्वारा विभिन्न अनुभूतियों को स्पष्ट किया जाता है। मानवता का प्रथम गुण क्या? विवेक है, यानी उसका सोचने और तर्कपूर्ण प्रयोग, यानी उसको सोच के और लॉजिकली उसको कैसे प्रयोग किया जाए। यह सौंदर्य को समझाता है। यही क्या करता है? सौंदर्य यानी एस्थेटिक को समझाता है। जो वस्तु प्रिय होती है, जो यानी प्रिय है हमें, वही सुंदर भी लगेगी, और यहीं से कला का प्रारंभ होता है। यहीं से क्या है? कला का प्रारंभ। अब कला में क्या है? तीन प्रमुख तत्व विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? रूप, भोग और अभिव्यक्ति। रूप यानी वो कैसा दिखता है, भोग यानी वो किस प्रयोग में लेना जाना चाहिए, और अभिव्यक्ति यानी कि उसको दर्शाने की तरीका। अब रूप क्या है? आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कला में चाहे रूप की प्रधानता हो, क्या है? कला में चाहे रूप की यानी कि अपने मन के अनुसार रूप की प्रधानता होती है। कला का जो अंतिम ध्येय सौंदर्यानुभूति यानी सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य की अनुभूति, अनुभूति यानी कि अंतर आत्मा से जो निकलने वाली, जो हमें देख के किसी चीज को होती है, उसे अनुभूति कहते हैं, जिसे प्रत्येक श्रोता या दर्शक आनंद की प्राप्ति के समय अनुभव करता है। क्या करता है? आनंद की प्राप्ति के समय अनुभव करता है। अब देखिए, सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुछ तत्व होते हैं, जैसे सत्य की खोज से भी सौंदर्य प्राप्त होते हैं, कला कल्याणकारी हो, और तीसरा एक कला सौंदर्य है जिसकी अनुभूति सौंदर्य के ज्ञान पे आधारित है। क्या है? कला सौंदर्य है और जिसकी अनुभूति क्या है? ज्ञान पे आधारित है, यानी उसके बारे में जितना हमें ज्ञान होगा उसी के अनुसार हम उसे समझ पाएंगे। अब आ गया दृश्य कलाओं में सौंदर्यानुभव। देखिए, सबसे पहले तो एस्थेटिक, ये कई बार आता है। जो एस्थेटिक शब्द है, क्या है? एस्थेटिक अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये एस्थेटिक जो शब्द है, यह यूनानी भाषा से लिया गया। ये किस भाषा से? यूनानी भाषा से। और हिंदी भाषा में इसी का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र। ये क्या है? त्र नंदन शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें कला की प्रकृति, देखिए, आस्वाद, सौंदर्य सृजन और सौंदर्य की प्रशंसा पे विचार किया जाता है। पाश्चात्य साहित्य जो है, यानी वेस्टर्न जो साहित्य है, जो लिटरेचर्स हैं, उनमें क्या है? एस्थेटिक शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो 1750 ईस्वी में अलेक्जेंडर बाumgarten। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। दो चीज, एक तो पहले एस्थेटिक शब्द कहां से आया, और दूसरा किसने सबसे पहले प्रयोग किया। और इनकी एक पुस्तक थी एस्थेटिका। इसमें प्रथम अनुच्छेद में इन्होंने इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कह के परिभाषित किया है। किसको?
एस्थेटिक को। एस्थेटिक को क्या किया इन्होंने, किया है इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है इन्होंने। अब लेकिन भारतीय जो दार्शनिक है, जो भारत के दार्शनिक, उन्होंने भौतिक सौंदर्य पर दार्शनिक विवेचन नहीं किए। भारत में क्या है, धार्मिक सौंदर्य के, धार्मिक और सौंदर्यानुभूति पर एक ही रही है। और इस दृष्टि में क्या है, सौंदर्य सार्वभौम है, यानी कि हर जगह व्यक्त है। और जब दर्शक किसी दृश्य को देखता है तो उसके मस्तिष्क में देखिए रस आ गया, यहीं से शुरू होती है रस के सिद्धांत। रस की निष्पत्ति होती है और इसी से क्या होता है, दर्शक को आनंद की प्राप्ति होती है। और भारत दर्शन में क्या है, सौंदर्य शास्त्र को स्पष्ट करते हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में आनंद और रस क्या है, जहां पे आनंद यानी आनंद आए वहीं पे रस की क्या होती है, अनुभूति होती है। यानी आनंद और रस की उन्होंने भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की। अब देखिए, ललित कलाओं में काव्य और नाट्य कला को उत्कृष्ट माना है किसने, ये भरत मुनि के अनुसार है, काव्य कला और नाट्य कला उत्कृष्ट कला के रूप में। और भरत मुनि ने अपने जो इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें कला संबंधी विचार व्यक्त किए और सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आता है हमारा रस। यहीं से क्या हुआ, रस की शुरुआत हो गई। यानी कि जब हमारे जो पुरातन ग्रंथ है उसमें कौन सा, नाट्य शास्त्र, वहीं पे रस की बहुत अच्छे से परिभाषा और उसको पूरी व्याख्या के साथ वर्णन किया गया। तो आइए देखते हैं रस क्या है। तो रस क्या है, रस समानता, रस का अर्थ आस्वाद है। रस का अर्थ क्या है, आस्वाद। और आस्वाद जो किसी वस्तु या पदार्थ के उपयोग के पश्चात ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी किसी चीज को लेकर उसका प्रयोग करें तो वो जिस प्रकार से हमें आनंदित करेगा उसी हिसाब से हमें लगेगा वो। अब सरस वार्ता से भी आनंद की अनुभूति होती है। सरस वार्ता क्या है, सुंदर वाक्य, कोई अच्छी चीज अपन हमारे बारे में बोलता है तो कहते हैं आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए क्या होता है, रस को क्या, सुखात्मक और दुखात्मक, सुखात्मक और दुखात्मक भी कहा जाता है। और इसीलिए क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र पर आचार्य रामचंद्र, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने गुड़ चंद्र रस को दुखात्मक और सुखात्मक दोनों प्रकार के मानते हैं। क्या है, रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र जो गुड़चंद्र रस है उसको सुखात्मक, क्योंकि देखिए सरस वार्ता जो हमें, अगर हमारे हिसाब से किसी ने कुछ कहा तो हमें आनंद की अनुभूति यानी हमें सुख की अनुभूति होगी। अगर अपोजिट कोई गया तो उसमें क्या होती है, दुख की अनुभूति, यानी हम उसे मतलब वो हमें अच्छी नहीं लगती है। अब तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी द्रवात्मक अवस्था स्वाद और पढ़ने लिखने देखने तथा सुनने के फलस्वरूप प्रबल होने वाले भाव बोधात्मक स्थिति को रस कहा जाता है। यानी किसी चीज की अवस्था का स्वाद लेने, पढ़ने लिखने देखने या सुनने के फलस्वरूप जो हमें अनुभूति होती है भाव की, वही रस है। रस उत्पत्ति परक व्याख्या करें तो क्या है, रस शब्द की उत्पत्ति रस धातु से हुई है। अब देखिए ये दो प्रकार के, एक तो ये रस हो गया जो आनंदमय, और दूसरा होता है जो किसी फ्रूट्स का, यानी किसी फल का रस वो करे, वो अलग रस है, ये अलग रस है। अब इसकी उत्पत्ति परक है, अर्थ क्या है देखिए, आस्वादे इति रस, अर्थात जिसको आस्वादित किया जाए वही रस है, या जिसका रस लिया जाए वही क्या है, रस है। आस्वादे इति रस, ये इंपॉर्टेंट है, ये रस के बारे में कहा गया है। अब देखिए इनके कुछ प्रमुख जो आचार्य लोग, तो रस चिंतन संबंध सीधे भरत मुनि से जुड़ा है, क्योंकि भरत मुनि ने ही इसकी अच्छे से व्याख्या की। लेकिन देखिए भरत मुनि के जो प्रस्तावित रस सूत्र की व्याख्या क्या है, इर्द गिर्द सारी चर्चाएं होती हैं और इन्हीं के आधार पर रस निष्पत्ति या रस की प्रकृति तथा साधारणीकरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा और विश्लेषण का मूल्यांकन होता है। अब देखते हैं, काव्य शास्त्रियों और सिद्धांतकारों ने भरत मुनि के अतिरिक्त
कौन कौन से देखिए, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ आदि ने क्या किया है, रस के बारे में चर्चा की है। और चर्चा के अलावा इन्होंने काव्य तत्व में रूप में वर्णित कर उसका समर्थन किया है, उन्होंने किया है। देखिए, भट्ट लोलाट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं, इसी की इन्होंने व्याख्या की है। और रस को नया उत्कर्ष करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, जिन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। इन्होंने काव्य के परिप्रेक्ष्य में कहा, यानी कि किसी भी रसात्मक वाक्य कोई भी हो वो क्या है, वही काव्य है। और पंडित जगन्नाथ का महत्व इस बात में है क्योंकि ये किसने कहा है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग, विश्वनाथ जी ने। और पंडित राज जगन्नाथ का महत्व इस बात में है कि उन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक अभिव्यंजना को काव्य माना है, जो रसात्मक से, यानी रमणीयार्थ यानी कि रमणीय यानी सुंदर, प्रतिपादक जो अभिव्यंजना है वही काव्य है। और रामचंद्र तथा गुणचंद्र ने रस की विवेचना के प्रसंग में विशेष उल्लेखनी की है। इसका कारण यह है कि रस का आनंद को अवस्था से ही नहीं जोड़ा, अपितु उसे सुखात्मक और दुखात्मक दोनों माना है। किस किसने, तो रामचंद्र और गुणचंद्र जी, आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुणचंद्र ने। अब रस के जो समर्थक आचार्य में मैत्रेय, गुप्ताचार्य, हर्ष, कीर्तिधारा, राहुल, श्रृंगदेव आदि का भी नाम आता है, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इनके क्या है, नाम बस याद रखने, जैसे मैत्रेय, गुप्ता, हर्ष भी हैं, कीर्तिधारा, राहुल, श्रृंगदेव, इन्होंने भी उसके बारे में व्याख्याएं की है। अब देखते हैं भरत मुनि से पहले कहां पे रस का मिला है। तो भरत मुनि से पहले क्या है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। लेकिन इनसे पहले देखिए, इन्होंने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र लिखा है, जिसमें है तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात वहां, जैसे इन्होंने नाट्य के परिप्रेक्ष्य में लिखा है तो उसे रंगमंच, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी, जिसे संचारी भाव कहते हैं, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसने कहा, भरत मुनि ने। और यहीं से इनकी रस विवेचना का मूलाधार माना जाता है। किंतु रस शब्द का प्रयोग क्या भारतीय धर्म ग्रंथों में इससे पहले भी मिला है। जो प्राचीन तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें प्रयोग सबसे पहले हुआ। किसका, रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ, तैत्तिरीय उपनिषद। और वहीं से रस का प्रयोग पर ब्रह्म के अर्थ में हुआ, यानी कि पर ब्रह्म के रूप में उसे कहा गया कि ये रस यानी पर ब्रह्म है। उसमें कहा गया यतैव ततः सुकृत, यानी आनंदित करने वाला तत्व रस है। यतैव ततः सुकृत, आनंदित करने वाला तत्व ही रस है। अब देखते हैं भरत मुनि जी का जो रस का जो उन्होंने व्याख्या की वो कैसे। तो भरत मुनि की रचना जो नाट्य शास्त्र है, इसे पंचम वेद भी माना जाता था। क्या है, पंचम यानी पांचवा वेद। चार वेद तो है ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन पांचवा वेद किसे, नाट्य शास्त्र को भी माना जाता है। इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा जी की वाणी। और ऐसा कहाँ मिलता है, तो ऐसा स्वयं नाट्य शास्त्र में ही उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की वाणी, और इसे पंचम वेद माना जाए। देखिए, नाट्य शास्त्र में मूलतः क्या है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, किंतु कृति नाटक और सामाजिक जीवन एवं साहित्य की सामाजिकता जैसे विषयों पे विचार का आधार बनी। यानी नाटक सामाजिक जीवन और साहित्य की सामाजिकता से रिलेटेड। 36 अध्यायों में वर्णित नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हो गए, 36 अध्याय हैं। इनमें विस्तार से बताया गया कि विभिन्न जातियों प्रजातियों की सामाजिक स्थिति क्या है, और रस कैसे और कहाँ निर्मित होता है।
प्रजापति ब्रह्मा ने किस प्रकार नाट्य शास्त्र की रचना की प्रेरणा दी थी? किसको? भरत मुनि जी को। अब भरत मुनि जी ने जो रस के स्वरूप की वर्णना कहाँ की है? तो ये 6वें से 33वें यानी 6वें तथा 33वें यानी 6th चैप्टर में और 33 यानी 33 वाले जो चैप्टर है इसमें इन्होंने क्या की, इसकी रचना की, इसकी व्याख्या की है। अब उन्होंने क्या कहा? विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि रस शब्द का प्रयोग नाट्य बोध के संदर्भ में करते यानी नाटक में, जिसमें रस, भाव, अभिनय नाटक में, धर्म, कृति, प्रकृति, सिद्धेश्वर, गान तथा रंग को भरत मुनि संग्रह कहते थे। क्या कहते थे? संग्रह। अब देखिए, रसों को वर्णों के विवेचन यानी रसों को रंगों के हिसाब से जो विवेचन करते हुए इन्होंने क्या कहा है? तो कहा है अंगार का श्याम यानी काला, हास्य का श्वेत, हास्य रस का सफेद। ये कई बार आए हुए हैं क्वेश्चंस में, अलग अलग जो स्टेट के हैं, किस अंगार जो रस जो भरत मुनि के अनुसार उसका कौन सा रंग है? तो श्याम यानी काला रंग। कई जगह श्याम, कई जगह काला भी दे देगा। हास्य यानी श्वेत, सफेद। करुण का कपोत, फिर रौद्र का रौद्र है, रौद्र का रक्त लाल, वीर का गौर, भयानक का काला, फिर विभत्स का नील नीला तथा अद्भुत का पीला रंग होता है। अब इनके अस्थाई भाव क्या होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 8 जो रस हैं इनके अस्थाई भाव देते हैं। तो श्रृंगार रस रति, हास्य का हास, करुण शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय। और लास्ट आता है शांत रस। जो 9 रस है उसमें एक शांत रस। भरत मुनि ने 9वां रस नहीं जोड़ा। बाद के जो परवर्ती जो आचार्य आए जिन्होंने व्याख्या की उन्होंने 9वें रस को जोड़ा है, उसे निर्वेद। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। तो इन 8 अस्थाई भावों के आधार पर ही 8 रस माने जाते हैं तथा परवर्ती जो आचार्य है उन्होंने 9वां रस का जो अस्थाई भाव निर्वेद माना है। क्या माना है? निर्वेद। और उससे संबंधित जो 9वां रस है वो क्या है? शांत रस। 9वें रस को क्या? शांत रस की तरह स्थापित किया। अगले हमारे आचार्य है भट्ट लोलाट। तो भट्ट लोलाट भरत मुनि के रस सूत्र की प्राचीनतम व्याख्याकार है, उसी की इन्होंने व्याख्या की। और भट्ट लोलाट की पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन अभिनव गुप्त जी द्वारा इन पे एक टीका लिखा गया जिससे विद्वानों को कमोवेश मान लिया गया है। अब देखिए, भट्ट लोलाट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हैं जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे उत्पत्तिवाद, यानी इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो उत्पत्तिवाद जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? भट्ट लोलाट। और कहा जाता है कि मूलतः नाटक के संदर्भ में भरत की रस की व्याख्या है। और यह उल्लेखनीय है कि आचार्य भामह तथा आचार्य दंडी ने भी रसों की व्याख्या की, किंतु नाटक के संदर्भ में नहीं। भामा और दंडी ने किस रूप में की? काव्यानुभूति यानी काव्य की अनुभूति, काव्य के रूप में। फिर अगले आए शंकुक। शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। तो आचार्य शंकुक भट्ट लोलाट के कनिष्ठ समकालीन यानी उनसे छोटे लेकिन समकालीन थे, कश्मीर के रहने वाले थे। कौन? शंकुक, आचार्य शंकुक। कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है उसमें शंकुक के काव्य का उल्लेख करते हुए उन्हें अपने समकालीन कश्मीर के शासक देखिए आतिजापीड़ के, क्या है? आतिजापीड़ के काल का विद्वान बनाया, बताया किसने? कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है उसमें पूरे कश्मीर का वर्णन मिलता है। शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या की तथा उसका विस्तृत विवेचन अभिनव भारती
अभिनव भारती किसकी पुस्तक है? अभिनव गुप्त की, कि अध्याय 3 से 29 में किया। इनमें अभिनव गुप्त ने शंकुक के मतों की आलोचना की, किंतु इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि शंकुक ने नाट्य शास्त्र की विवेचना की थी। अब देखिए, शंकुक के मत को प्रस्तुत करते हुए अभिनव गुप्त जी ने क्या कहा कि रस के कारण में रूपों में विभाव तथा कार्य रूप में अनुभाव और सहचारी रूप में व्याभिचारी भाव यानी संचारी भाव से उत्पन्न होने के कारण कृत्रिम होने पर भी उसी प्रकार से प्रतीत होने वाले काम सहकारी रूप पूर्विक थे, यानी पहले से कहे जाए विभावों आदि से लिंग जैसे स्त्री पुरुष का समर्थ से अनुकर्ता यानी नट जो उसको परफॉर्म करते थे उस समय नट और नटी, तो स्थिर रूप से प्रतीत होने वाले मुख्य अनुकार्य राम आदि में स्थित रति या अस्थाई भाव का अनुकरण होता है। अब इन्होंने एक वाक्य में पूरा समझा दिया इनको। क्या कहा? रूपों में विभाव, जो रूप कार्य में अनुभाव होता है, और सहचारी रूप में व्याभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव। और इसको जो कृत्रिम रूप से जो उत्पन्न किया जाता है उसमें क्या है कि जो अनुकर्ता होते हैं यानी नट या फिर नटी जिसको उनसे परफॉर्म कर रहे हैं उनके द्वारा ही इसे किया जाता है। अब देखिए, अनुकरण रूप न होने के कारण अस्थाई भाव न कहा जाकर उसे भिन्न नाम से व्यवहित रस कहा जाता है। विभाव काव्य के द्वारा उपस्थित होते हैं और अनुभाव शिक्षा से। देखिए, विभाव क्या है? कार्य करने से, अनुभाव शिक्षा से, और व्याभिचारी भाव अपने कृत्रिम भावों के अर्जन से। स्थायी भाव में इनके किसी साधन की उपस्थित नहीं है। तो इन्होंने कौन सा किया था? तो अनुमितिवाद का आचार्य शंकु। फिर आए भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद का कॉन्सेप्ट दिया। तो भट्टनायक की रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक और अभिनव भारती की रचना के मध्यवर्ती काल, अर्थात अभिनव भारती के रचनाकार अभिनव गुप्त तथा ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंद वर्धन ने रस सिद्धांत पे अपना मत व्यक्त किया, किंतु आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब इनका क्या है? रचना काल क्या है? ये ध्वन्या यानी अभिनव गुप्त और आनंद वर्धन के बीच का काल रहा है। और आनंद वर्धन क्या है? ध्वनि संप्रदाय से थे। उन्होंने अपना ध्यान मुख्यतः ध्वनि सिद्धांत की स्थापना पर केंद्रित किया। भट्ट नायक से पहले आनंद वर्धन का मत को समझना उचित होगा। देखिए, आनंद वर्धन क्या कहते हैं? रस अर्थ के प्रतीत में वह अंगी रूप में प्रतीत होता है और ध्वनि रूप स्वरूप है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आनंद वर्धन बताते हैं कि नाना प्रकार के वाच्य वाचक और उनके चारों तत्व हेतुओं का जहां रस आदि में तात्पर्य हो वह ध्वनि विषय माना जाता है। ये किसने? आनंद वर्धन जी ने कहा। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि भट्टनायक पहले आनंद वर्धन ने भी रस के संदर्भ में विवेचन किया है। अब हम भट्टनायक के विचार को इनको देखेंगे तो रस संबंधी स्थापनाओं पर इन्होंने चर्चा करेंगे। तो देखिए, भट्टनायक रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में तो प्रसिद्ध हैं और कुछ विद्वान इन्हें समग्र नाट्य शास्त्र का भाष्यकार भी मानते हैं। जो पूरा नाट्य शास्त्र उसका भाष्यकार भी। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में क्या है? भट्टनायक का विस्तृत विवेचन न मिलने से यह स्पष्ट होता है कि भट्टनायक समग्र व्याख्याकार नहीं थे, यानी अभिनव गुप्त ने इनके बारे में विस्तृत नहीं किया, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की। अब भट्टनायक के मत को अभिनव गुप्त ने इस रूप में किया कि रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। ये देखिए, भट्टनायक जी द्वारा जो व्याख्या की गई उसमें कहा गया है, जो भट्टनायक जी ने जो कहा है उसकी व्याख्या किसने? अभिनव गुप्त जी ने की है। इन्होंने क्या उनको बताया कि क्या लिखते हैं भट्टनायक जी? रस न तो प्रतीत होता है, न ही उत्पन्न होता है
और न ही अभिव्यक्त किया जाता है। स्वगत रूप से अर्थात सामाजिक स्वयं में रस की प्रतीति मान ले तो करुण रस में सामाजिक दुख की प्रतीति होनी चाहिए, किंतु प्रतीति उचित नहीं है। और इस प्रकार भट्ट नायक की उत्पत्ति अनुमिति, देखिए उत्पत्ति और अनुमिति दोनों को ही अस्वीकार करते हुए तीसरे काव्य व्यापारों की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या इन्होंने उत्पत्तिवाद को भी और अनुमितिवाद दोनों को क्या क्या नकार दिया और अपनी जो इनकी थी उसे किया। तो अभिधा भावात्मक तथा भोजकत्व इसकी परिणीत भुक्ति है और इसलिए भट्ट नायक का मत क्या है, भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। अब अभिधा की चर्चा मीमांस को यानी मीमांस दर्शन मानने वाले ने पहले से ही की थी। किस चीज की? अभिधा की। किंतु भावात्मक एवं भोजकत्व काव्य व्यापार की अवधारणा भट्ट नायक है और भट्ट नायक ने न केवल रस सिद्धांत की व्याख्या की अपितु रस की व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा और उसे वस्तुनिष्ठ अवधारणा के रूप में भी रूपांतरित किया था। अब देखिए उन्होंने क्या है, उन्होंने उसके सौंदर्य निंद यानी भोग के अर्थ में व्याख्याथित किया, जो बाद में उसे सांख्य दर्शन के मत के अनुरूप व्याख्याचित हुआ है। अब आ गए हमारे अभिनव गुप्त जी। तो अभिनव गुप्त जी क्या थे, इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, अभिव्यक्तिवाद। तो अभिनव गुप्त ने काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र के ज्ञाता तथा व्याख्याता थे। ये क्या थे, उसके व्याख्याता, ज्यादातर व्याख्या की है इन्होंने। ये भी कश्मीर के निवासी थे और इनकी जो प्रमुख लोच है क्या है, अभिनव भारती, ध्वन्यालोकलोचन, तंत्रलोक, तंत्र सागर और बोध पंचदर्शिका। क्या है? बोध पंचदर्शिका। और इसके जो अध्ययन क्षेत्र है इसमें साहित्य, दर्शन और तंत्र शास्त्र तीनों को इन्होंने देखा है। अभिनव गुप्त ने रस सूत्र की जो व्याख्या की उसमें बहुत सारे अपने आयाम जोड़े और उनके अनुसार क्या है, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। क्या है निष्पत्ति का अर्थ? और संयोग शब्द में विभावादि को शामिल कर लिया गया। अब देखिए यह रस की अभिव्यक्ति के कारण है, यानी रस को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। और रस की व्याख्या में अभिनव गुप्त अलौकिक स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और उसे क्या है, लोकोत्तर मानते हैं, यानी लौकिक मर्यादाओं के नियमों से परे मानते हैं। और वे भट्ट नायक के भावकत्व एवं भोजकत्व जैसे व्यापारों को नहीं मानते, केवल क्या है, साधारणीकरण के व्यापारों को स्वीकार किया, यानी साधारण के रूप में जो है उसी स्वीकार किया। अभिनव लोक जो ध्वन्यावलोचन है, ध्वन्यालोकलोचन तथा अभिनव भारती दोनों में ही रस सूत्र की व्याख्या की है और इस व्याख्या में क्या है, रस सूत्र के संदर्भ में इन्होंने अभिव्यक्तिवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। किसकी? अभिव्यक्तिवाद की। और अभिनव भारती में इन्होंने विस्तार से अपने मत का प्रतिपादन करते हुए कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के चरित्र दुष्यंत और शकुंतला के माध्यम से रस निष्पत्ति को स्पष्ट किया। अब देखिए जो अभिनव भारती है वो क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम को आधार बना के रचना किया गया है। अब इस तरह से स्पष्ट करते हुए क्या है कि सुहृदय को कालिदास विचरित अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला और नायक दुष्यंत के संदर्भ में लिखित व्याख्या लोकार्थ एवं वाक्यार्थ है कि प्रतीति के बाद उस वाक्य में जो गृहित काल आदि से विभाव की अपेक्षा करने वाले जो मानसी और साक्षात्कारित्मक साक्षात्कार का प्रतीति उत्पन्न होती है और उस प्रतीति में जो मृग शावक तथा के विषय में अव्यक्त होता है उसे साधारणीकरण हो जाने से मृगपोत विषयक भ्रम उत्पन्न होता है जिसे भयानक रस होता है। ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने अन्य रसों की भी निष्पत्ति, यानी कि इन्होंने जो बेस मूल
किया है, ये पूरे का ये निकलता है अर्थ कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास जी द्वारा रचित, उसमें जो उनके चरित्र, दो चरित्र हैं मेन, नायक और नायिका। नायक के रूप में दुष्यंत, राजा दुष्यंत, और शकुंतला नायिका के रूप में। तो इसी के इर्द गिर्द जाके इन्होंने पूरा का पूरा किया है रस जो सिद्धांत है अपना, जो अभिनववाद है, इस चीज को, सॉरी अभिव्यक्तिवाद है, इस चीज को इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हमारा रस सिद्धांत जो था वो हमने देख लिया। ये कहाँ से, भरत मुनि से, और जो अभिनव गुप्त, जो उस समय इनके बीच के जितने भी, और भरत मुनि से पहले भी जो व्याख्याकार रहे हैं उनके बारे में भी हमने देखा। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। तो राजस्थान की जो प्रमुख लोक कलाएं, जिसमें पहला हमारा क्या है, सांझी। तो सांझी क्या होती है, सांझी के बारे में देखते हैं। तो सांझी क्या है, इसका जो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन तक इसको किया जाता है। ये क्या है, जो दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष आता है, एक पक्ष कितने दिन का, 15 दिन के होते हैं, कोई भी पक्ष हो हिंदू महीने के 15 दिन। तो ये श्राद्ध पक्ष में, इसे अन्य नाम जैसे सांझी तो जानते ही हैं, संझूली, सांझुली, सिंजी, सांझी के हांजी और सांझ्या, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। यानी इसके इतने सारे नाम हैं, इन सभी नामों को आप याद कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग नाम से इसे पूछ सकता है। अब इसका उपलक्ष्य क्या है, तो सांझी को माता पार्वती के रूप में मान के अच्छे वर तथा घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। क्या है, कन्याएं पूजन करती हैं। अब देखिए, सांझी के जो अंतिम दिन में महिलाओं द्वारा थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। क्या है, व्रत किया जाता है जो इसे थम्बूड़ा व्रत कहते हैं। केले की सांझी के लिए, क्या है, केले के द्वारा जो सांझी बनाई जाती है उसके लिए श्रीनाथ मंदिर, यानी नाथ द्वारा, नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। और उदयपुर में मच्छंद्रनाथ मंदिर सांझी मंदिर कहलाता है। जो उदयपुर का जो मच्छंद्रनाथ मंदिर है वो क्या है, सांझी कहलाता है। अब इसमें देखिए, कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवार पे 15 दिन तक लगातार गोबर से सांझी उकेरती है ना, सफेद, ये दीवार ले ली, सफेद से पोत दिया। अब इस पे क्या है, ये गोबर से सांझी बनाती है, सांझी माता की एक आकृति बनाती है और उसका पूजन करती है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्ती आदि का प्रयोग करके एक रंगीन चित्र को उभारने की कोशिश करती हैं। अब देखिए, पहले दिन से 10 दिन तक तो वो एक या दो प्रतीक बनाती हैं। क्या है, उसके पूरा मन नहीं बनाती, थोड़े थोड़े करके 15 दिन तक उसे बनाती हैं। किंतु जो अंतिम 5 दिन है वो बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। क्या है, संध्या कोट किसको कहते हैं, जो पूरी आकृति है। देखिए, पहले दिन क्या क्या बनता है, तो सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन में 5 फूल बनाए जाते हैं उसमें। तीसरे में पंखी, चौथे में हाथी सवार, पांचवें में चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, सातवें में घेवर, और आठवें दिन ढोलक तथा नगाड़े, नौवें दिन बंदनवार, और 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो 5 दिन है वो संध्या कोट में बीचों बीच एक बड़े आकार की सांझी माता का बनाया जाता है, और जिसमें मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। अब देखिए, लोक मान्यता जो है उसके अनुसार लड़की पितृ पक्ष के दिन सच्चे मन से सांझी की पूजा करती है तो उसे संपन्न और सुखी ससुराल मिलता है। यानी कि संपन्न घर और वर की कामना के लिए जो कन्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसकी पूजा करती हैं। अब देखिए, इसमें और भी कई तरह की साझियां हैं, जैसे जल सांझी। तो जल सांझी एक ऐसी कला है जिसमें पानी पर चित्र को उकेरा जाता है। यह कला करीब 350 वर्ष पुरानी है, और इस कला को क्या है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। क्या है, पहले वाला जो था वो किसको था समर्पित, वो था पार्वती जी को मान के किया जाता था, और इसमें क्या है, भगवान कृष्ण, इसमें कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। और चित्रकला का यह
प्रतिरूप राजस्थान के उदयपुर में, ये कहा उदयपुर में ज्यादा प्रचलित है। फिर आता है मांडना। तो मांडना क्या है? मांगलिक अवसरों पे घर की जो दोहरी, यानी जो बाहर की जो दीवारें हैं, दीवारों, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने के जो स्थान है, पूजा स्थल है आदि पर विभिन्न रंगों के माध्यम से उकेरी गई कलात्मक आकृतियां क्या है? मांडने कहलाती है। मांडनों में क्या है? त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती है, यानी कि ज्यामितीय आकृतियां भी उसमें बनाई जाती हैं। और ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त एवं ज्यामितीय शैली के अद्भुत सम्मिश्रण, ये क्या है? बहुत ही सिंपल। विभिन्न अवसर पे ये क्या है? विभिन्न अवसर पे अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं मांडने। अब देखिए, विवाह के अवसर पे बनाए गए मांडने में क्या है? गणेश जी, लक्ष्मी जी का पैर, स्वास्तिक आदि को, गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंदनवार बच्चे के जन्म पर। अब देखिए, बंदनवार, और फिर जब बच्चे के जन्म पर कौन सा? तो गलीचा, फूल और स्वास्तिक आदि बनाया जाता है। रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार को, और गणगौर पर गुड़ो, देखिए ये क्या है? मिठाई है का जोड़ के घेवर और लहरिया आदि क्या है? बनाए। कुछ प्रमुख मांडने हैं, जैसे पागल्या मांडना, जो पागल्या कहते हैं उसे, लक्ष्मी जी के पैर, ये दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन से पूर्व देवी के घर आगमन के रूप में बनाया, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो घर आगमन हो रहा है लक्ष्मी जी का। थाम, यह विवाह के समय लगन मंडप में तैयार किया गया मांडना है, जहां पे जिस मंडप में शादी होती है, जो लग्न मंडप है, उसमें यह दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। फिर चैकड़ी, चैकड़ी क्या है? होली के अवसर पर बनाया गया मांडना है, जिसमें 4 कुड़ होते हैं, चारों दिशाओं में खुशहाली के प्रतीक होते हैं। फिर थापा, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर की चौखट पर कुमकुम और हल्दी से हाथ से निशान बनाए जाते हैं, जो थाप दिए जाते हैं, हाथ के छाप, वो क्या है? थापा। पुष्कर पेड़ी या पथवारी, यह कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में मांडना, यानी कि पुष्कर पेड़ी बनाई जाती है, जब कोई तीर्थ यात्रा पे गया हो घर का आदमी और वो कुशलता पूर्वक वापस आ जाए। फिर मोरनी मांडना, यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो मीणा जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा घरों पे बनाई गई क्या? मोर की आकृति को मोरनी मांडना कहलाती है। मोर को सुंदरता, किस जाति जनजाति द्वारा? मीना। मोर की सुंदरता, खुशहाली तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर स्वास्तिक, जिसे साथ्या सांखिया भी कहते हैं, यह उत्तर और पश्चिम राजस्थान में सांखिया तथा, देखिए, उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में सांखिया, पूर्वी राजस्थान में सांथ्या कहते हैं, और ये मांगलिक अवसरों पर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूर्व पूजा स्थान पर स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर आता है फड़। तो फड़ बहुत फेमस है। फड़ में देखते हैं, फड़ में क्या है? राजस्थान के देवी देवताओं की गाथाओं को कपड़े, एक क्या है? ऐसे कपड़े का पट होता है जिसपे जो राजस्थान के जो लोक देवी देवता हैं उनके जो साहसिक कार्यों को और उनकी गाथाओं को इस पे पूरा चित्रित किया जाता है। इसपे क्या है? पूरा अच्छे से चित्रित किया जाता है, माध्यम से चित्र को पट चित्रण किया जाता है। क्या ये एक पट चित्र बन गया, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहते हैं। फड़ चित्रांकन का जो प्रधान केंद्र क्या है? शाहपुरा। ये जो भीलवाड़ा का शाहपुरा है, ये सबसे ज्यादा फेमस है फड़ चित्रण के लिए। ये फड़ चित्रकला के राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, और यहाँ की जो छिपा जाति फड़ चित्रकला में निपुण है। जो भीलवाड़ा, जो शाहपुरा की जो छिपा जाति है, वो फड़ चित्रण के लिए निपुण है। फड़ कला के प्रमुख चित्रकार कौन? श्रीलाल जोशी जी भीलवाड़ा के थे। और फड़ का जो वाचन करता है उसे भोपा, तथा जो अगर लेडीज होती है उसे भोपी द्वारा कहा जाता है। यानी फड़ का वाचन भोपा और भोपी के द्वारा किया जाता है। भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था बजाने का एक यंत्र है, ये जिसे जंतर भी कहते हैं। ये वाद्य यंत्र की धुन के
कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। अब देखिए, यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है फड़। इसमें क्या है, देख लिया हमने, चित्रकला भी है, वाद्य भी है, और उसको प्रस्तुत भी करते हैं, यानी नाट्य के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं और उसको गा के भी बताते हैं, यानी सबका एक समागम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन और अनेक प्रसंगों और उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया गया है। किसमें? फड़ में। चित्रों की प्रमुख आकृति में सबसे बड़ा, यानी एक बीच में प्रमुख आकृति बनाई जाती है, प्रमुख आकृति बन गई, और इसके साइड में जो बाहर बाहर है उसमें क्या है, अलग अलग उनकी छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाती है, जो अलग अलग क्या है, उनके चमत्कारों को दर्शाता है, अनुपात में छोटी। अब देखिए, रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग भाव तथा अभिव्यक्ति के सहायक है। जैसे देवी देवियों को नीली, देव को लाल और राक्षस को काले तथा साधु को सफेद या पीले, और सिंदूरी व लाल जो है शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है। अब देखिए, देवियों को किस में बनाया गया? नीले रंग में, देव को लाल रंग में, राक्षसों को काले रंग में, साधु को सफेद रंग में या पीले रंग में बनाया जाता है। अब फड़ रचना, फड़ का क्या है? फड़ चित्रांकन के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथकते जो हथकरघे से जो सूती कपड़ा बनता है उसे, जिसे रेजी या रेजा कहते हैं, पर पहले क्या है, गेहूं या चावल के माड़ में गोद मिलाकर कलफ लगाई जाती है, यानी खूब बढ़िया से उसमें कलफ यानी माड़ी दिया जाता है, जिसे माड़ी भी बोलते हैं। अच्छे से कलफ लगा दी, कलफ लगा के क्या है, सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया था, यानी उस पर किसी पत्थर या किसी चीज से पूरा रगड़ के उसे अच्छे से चिकना और समतल किया था। इस पे 5-7 रंगों से चित्रण किया था, कई रंगों से। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील का प्रयोग किया जाता है। यानी सभी ये क्या है, रंग क्या है, ये सारे रंग प्राकृतिक रंग है। क्या है? प्राकृतिक, इसे क्या बोल सकते हैं हम? खनिज रंग। क्या बोलेंगे हम? खनिज रंग। क्या है? खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग में शरीर, फिर हरा लाल में कपड़े, और भूरा वास्तु निर्माण में क्या है, भूरे रंगों के इसमें वास्तु, यानी कि घर और कुछ दिखाना हो तो भूरे रंग में। अंतिम रेखाएं खुलाई, क्या है, खुला केवल काले रंग से की जाती है। और राजस्थान में निम्न कई प्रकार के फड़ हैं, जैसे पाबू जी का फड़ बहुत फेमस है, पाबू जी का फड़। इसके फड़ के जो वाचन में प्रयुक्त क्या है, रावण हत्था है, और पब्बू जी के फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है राजस्थान का। नायक तथा अयाडी, इसके नायक या अयाडी जाति के भोपो भोपियों द्वारा इस फड़ का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। इस फड़ में पाबू जी की घोड़ी को काले रंग, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, पाबू जी की जो घोड़ी है वो किससे? काले रंग से चित्रित किया जाता है, तथा फड़ के मुख के सामने भाले का चित्र होता है, और ऊंट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। अब देवनारायण जी का फड़, तो ये इसमें क्या है, जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र। और देवनारायण जी का फड़ राजस्थान के सबसे लंबी लोक गाथा एवं सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। क्या? सबसे लंबी लोक गाथा और सबसे अधिक चित्रांकन। यह फड़ राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला है, और इसका क्या है, गुर्जर जाति। इसमें कौन सा देखा हमने? नायक या अयाडी जाति, और इसमें गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा भोपियों द्वारा रात्रि के समय, ये क्या है, अविवाहित भोपा और भोपी। अब देखिए, 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी के फड़ पे एक डाक टिकट भी जारी किया है। रामदेव जी का फड़, तो इसके फड़ वाचन में प्रयुक्त क्या है, रावण हत्था। रामदेव जी के फड़ के वाचन कामड़ जाति के भोपा भोपी द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी का फड़ सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरा, क्या नाम है? चौथमल, चौथमल नाम है चितेरा यानी चित्रकार ने किया था। रामदला व कृष्णदला का फड़, तो फड़ के वाचन में प्रयुक्त यंत्र बिना वाद्य यंत्र के प्रयोग के वाचन, यानी इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं किया था। इस फड़ को क्या है, हड़ौती क्षेत्र में
जो हाड़ा राजवंश का जो क्षेत्र था, हड़ौती क्षेत्र, वहां पे सर्वाधिक प्रचलित है। और इस फड़ के वाचन भाट जाति के बहुपों द्वारा दिन के समय में किया जाता है। हम देखा रामदेव जी का, देवनारायण जी का और पबू जी का फड़ को रात में, लेकिन इसको दिन में किया जाता है। भैंसासुर की फड़, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल दर्शन किए जाते हैं। और यह फड़ बावरी या बागरी जाति में लोकप्रिय है। चोरी करने से पूर्व इस जाति के जो लोग हैं ये फड़ के दर्शन करके पूजा कर शगुन लेते हैं। यानी जब चोरी करने जाते हैं तो उससे पहले इससे क्या है, आशीर्वाद लेते हैं इस फड़ से, भैंसासुर की फड़ से। अब आगे अमिताभ का फड़, ये क्या है, ये बहुत पुराना नहीं है, 2 3 4 में, ये क्या है 2005 में प्रस्तुत किया गया। इस फड़ का चित्रांकन भोपा रामलाल व भोपी पतासी ने किया था। और इन्होंने अमिताभ बच्चन, जो हमारे एक्टर हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया। अब अगला है हमारा लोक कला पाने। तो पाने क्या, विभिन्न उत्सव और त्योहार पर देवी देवताओं के कागज पे बने चित्र क्या है, पाने कहलाते हैं, यानी प्रतिष्ठापित किया जाता है। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ और ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देव नारायण जी, श्रीनाथ जी, नृसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। और श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक होता है। श्रीनाथ जी यानी नाथ द्वारा वाले। और इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। कितने, 24 श्रृंगार किसमें, श्रीनाथ जी के पाने में। इसके बाद कुछ काष्ठ की कलाकृतियां हैं, जैसे कांवड़ है, कठपुतली है, ये क्या बहुत ही फेमस है। अब कांवड़, कांवड़ को पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो कांवड़ का एक इस आप इसको मान सकते हैं, जैसे ये बना दिया, मुख्य एक हो गया, इसके साथ अलग अलग ये लकड़ी के ऐसे अलग अलग आख्यानों पे, जैसे 3 इधर तो 3 इस साइड भी ऐसे, और इन सभी पे क्या है, लकड़ियों पे, इन पे सभी पे चित्र बने हुए, चित्रांकित बहुत अच्छे से। और इसको क्या है, इसको क्लोज करके एक इतने बराबर में भी रख सकते हैं। ये क्या है, इसके अंदर चले जाएंगे जो सारे हैं। तो इस तरह से एक क्या होती है, एक पूरी कथा का वाचन, पूरे कथा को एक दृश्य के रूप में दर्शाया जाता है। खोलने के बाद क्या, ये पूरी एक कथा का दृश्य बन जाएगा। और इसको कहीं ले जाना हो तो इसको अचानक आराम से एक इकट्ठा करके ले भी जा सकते हैं। तो कांवड़ क्या है, प्रमुख कांवड़ कलाकार कौन है, मांगीलाल मिस्त्री। क्या है, मांगीलाल मिस्त्री। और कांवड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के जो बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय, खैरादी जाति है उनका पुश्तैनी व्यवसाय। कांवड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है। क्या है, मंदिर, ये जो बीच वाला है इसमें एक मंदिर नुमा संरचना होती है काठ की, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। देखिए ये कई, और सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। ये जितने भी कपाट हैं इसके, जो इसको इसके अंदर ढक जाते हैं, इसमें इनमें क्या है, चित्र बने होते हैं। और कथा वाचन के साथ साथ कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। यानी कथा जैसे जैसे वाचन की जाती है वैसे वैसे एक पट को खोला जाता है और लास्ट में क्या है, राम लक्ष्मण व सीता जी की मूर्ति दर्शित होगी। कांवड़ लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्णलीला एवं विभिन्न चरित्रों की घटनाओं का विवरण होता है इस पूरे स्क्रॉल पे। और साथ में शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुण व लोक देवता, जैसे पाबूजी हो गए, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरथरी को कथानुसार कांवड़ में चित्रित किया था। यानी जैसे जैसे कथाओं में आते हैं वैसे उस हिसाब से। कांवड़ जन जीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन क्या है, वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धाभिभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। अगली है कठपुतली, जो कि बहुत फेमस है। कांवड़ भी उतनी ही फेमस है जितनी कठपुतली। तो कठपुतली द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के पात्र को धागों की सहायता से काठ बने ढांचों में प्रस्तुत किया जाता है।
कठपुतली का निर्माण उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जिसे कठपुतली नगर के रूप में भी कहा गया है, में किया जाता है। फिर धागा पुतली शैली, जो धागा पुतली शैली है राजस्थान की देन मानी जाती है। क्या है? धागा पुतली शैली। कठपुतली नाटक का मंचन नट व भाट जाति के द्वारा किया जाता है। और कठपुतली कला का विकास के कार्यरत संस्था क्या है? भारतीय लोक कला मंडल। क्या है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। और इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सांभर ने की। किसकी? तो देवीलाल सांभर जी ने। 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर की जो लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ये जो लोक कला मंडल के कलाकार हैं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फिर सिंहासन बतीसी, पृथ्वीराज और संयोगिता तथा अमर सिंह राठौर जैसे खेल इन कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। क्या? सिंहासन बतीसी, पृथ्वीराज और संयोगिता, पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम प्रसंग को, और फिर अमर सिंह राठौर जी के जो कारनामे हैं, इन सबको क्या है? दर्शाए जाते हैं। फिर अगला है बेवाड़। बेवाड़ भी है, ये भी लकड़ी का निर्मित एक सिंहासन होता है जिसपे ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। तथा जल झूलनी एकादशी यानी जो भाद्र है, यानी भाद्रपद जो महीना है, जिसे भादो के नाम से भी जानते हैं आम जनमानस, इसका जो शुक्ल पक्ष के जो एकादशी का दिन होता है, उस दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर नहलाया जाता है। किसको? ठाकुर जी को। और बेवाड़ का जो निर्माण बस्सी, बेवाड़ का निर्माण कहाँ? बस्सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, में होता है बेवाड़ का निर्माण। जो सिंहासन है, बेवाड़ क्या है? एक लकड़ी का सिंहासन। फिर चौपाड़, लकड़ी के द्वारा निर्मित 2, 4, 6 खानों युक्त मसाले रखने का पात्र है, जिसे पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहते हैं। ये क्या है? मसाले रखने का पात्र। इसका उपयोग पूजन एवं मांगलिक कार्यों में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, अक्षत रखने में किया जाता है। फिर आ गया तोरण। विवाह के अवसर पर वर द्वारा वधु के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी की कलात्मक आकृति लटकाई जाती है, उसे तोरण कहते हैं। क्या है? विवाह पे वधु के घर के मुख्य द्वार पर। और तोरण पर मुख्यतः मयूर व सुआ की आकृति होती है। और तोरण को वर द्वारा तलवार द्वारा हरी टहनी को स्पर्श करवाया जाता है। तलवार अथवा हरी टहनी द्वारा क्या है? किसको? तोरण को वर द्वारा। अब देखिए अगला है बजोट। बजोट में क्या है? लकड़ी की चौकी, जिसने भोजन के समय, ये क्या है? एक लकड़ी की चौकी होती है जो भोजन के समय अथवा पूजा के समय प्रयुक्त होती है। एक ही चौकी की तरह होता है। क्या है? चौकी की तरह, जो लकड़ी की होती है, और इसमें भोजन या पूजा के समय आगे रख के उससे विवाह के समय वर वधु बजौर पर बिठा के रस्में की जाती है। क्या है? बजौर पे बिठा के ही रस्में करी जाती हैं। खांडा, यह लकड़ी का क्या है? तलवार नुमा आकृति है, जिसे रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पे किया जाता है। और राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर द्वारा गांव के जो खांडने बांटने की परंपरा है। गुलाबी रंग का खांडा शौर्य का प्रतीक माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर खांडे भेजने की परंपरा है। किसके द्वारा? दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर। फिर आता है पावटी। तो पावटी क्या? पांव से चलने वाली लकड़ी की रेहट होती है। क्या है? पांव से चलने वाली। यह विशेष तौर पर उदयपुर के गांव में नजर आती है। और फिर गेड़, इसी में एक पार्ट आता है गेड़। तो गेड़ एक तरह की सुराही होती है जिसे रेहट पर लगाकर पानी निकाला जाता है। ये जो रेहट बनी होती है ऐसे होती है, इनमें ऐसे सुराहियां लगी होती है, या एक पानी के पात्र लगे होते हैं, जिससे पानी से क्या होती है? इसमें भर के पानी आता है। तो इसी पे जो सुराहियां लगाई गई हैं उसे क्या? गेड़ कहते हैं। फिर आ गया मेहंदी कला। तो मेहंदी कला तो राजस्थान के पूरे भारत में ही, भारत के हर राज्यों में अच्छे से व्याप्त है। अब इसमें क्या? राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलित है। स्त्री एवं बालिकाएं तूलिकाओं की सहायता से मेहंदी की बारीक
मांडरें मढ़ती हैं यानी लगाती हैं। सोजात व मालवा में मेहंदी मारवाड़ में, देखिए सोजात व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत फेमस है। मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में सोजात व मालवा पड़ते हैं, वहां पे बहुत फेमस है। और मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन एवं शुभ कार्यों में लगाया जाता है। मेहंदी का विविध प्रकार अलंकरण बनाए जाते हैं, जिसमें दीपावली पर पान, हटनी की भात, शंख, पगल्या, पगल्या क्या है, लक्ष्मी जी का पैर, 16 दीपक, सुदर्शन, एक है सुदर्शन चक्र, वो मकर संक्रांति पर घेवर, बीजणी, करवा चौथ पर छाबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, और कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश फूल आदि प्रमुख है। ये क्या है, अलग अलग जो उत्सव आते हैं उसमें अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। फिर आता है गोदना। तो गोदना भी हर जगह ही लगभग होता है, और कुछ जो जनजातियां होती है विशेष तौर से पूरे शरीर पे करती हैं। गोदना क्या है, ये शरीर पे बनाया गया एक आर्ट है, जिससे कि पहली जो परत होती है उसके अंदर रंग भरे जाते हैं। शरीर पे जो पहली परत है चमड़े की, उसके अंदर रंग भरे जाते हैं सुई के द्वारा। देखिए, शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपरी चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरने पे चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाना अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर में विविध अंगों पर गोदना गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चंद्र, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलकों के साथ शार्या गुदवाती हैं। और धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, वृक्ष आदि के भी गुदवाए जाते हैं, जिसे टैटू, अंग्रेजी में क्या टैटू कहते हैं। इसके बाद गुड़लिया। गुड़लिया क्या है, ये जो दाग की प्रथा है, जो पशुओं पे जो दाग दिए जाते हैं वो है। तो पशुओं के शरीर पे विविध प्रकार की आकृति के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं, यानी अलग अलग रूप अपने अपने पहचान के लिए। ये दाग क्या है, चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य अनुष्ठान के लिए भी दिए जाते हैं। अटेरना, दागने की क्रिया को अटेरना, और गुड़लिया, दाग के निशान। जो दाग का निशान है उसे गुड़लिया, और जो दागने की क्रिया उसे क्या है, अटेलिया कहते हैं, अटेरना कहते हैं सर। फिर आती है कोठिया। कोठिया क्या है, कोठिया जो ग्रामीण क्षेत्र में भंडार हेतु कलात्मक कोठियों का निर्माण, भंडारण के लिए, जो अन्न भंडारण के लिए। कोठिया क्या है, चिकनी मिट्टी की सतह से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोखे व कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने उभारे जाते हैं। इन कोठे कोठियों में क्या है, अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। फिर आती है व्हील। व्हील क्या, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपचियां के धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिलाकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने के लिए होती है, खाने लिए होती है, खाने के लिए नहीं, खाने लिए यानी कई खाने बने होते हैं। इसमें सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे गवाक्ष यानी झरोखे, गवाक्ष हमने कहाँ पढ़ा था, जब मंदिर कला पढ़ रहे थे, तो यानी गर्भगृह में जो झरोखे होते हैं उन्हें गवाक्ष कहते हैं। जालियां, कंगूरे बनाए जाते हैं, इन पे छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं अच्छा दिखने के लिए। और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर के क्षेत्र एक से एक करके एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलते हैं, यानी जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो व्हील के लिए सुप्रसिद्ध है। फिर आता है बटे बड़े। तो बटे बड़े क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में गोबर के कंडे जिसे छाड़े या उपले थापे जाते हैं, और इन्हें धूप में सुखाया जाता है। सूख गए, सूख के बाद जब ये इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और इनके ऊपर एक गोबर से लिपाई कर दी जाती है,
ढेरों क्या है गोबर से, ताकि पानी वानी न जाए अंदर। और इस तरह के अलंकरण को ज्यामितीय आकार उकेरे जाते हैं। उसमें क्या है, जो लिपाई करने पे अलग अलग आकार ज्यामितीय तरीके से। वर्षा ऋतु में जब जलाऊ लकड़ी ईंधन गीला हो जाता है, तब ये सूखे कंडे जलाने के काम आते हैं। क्या है, काम आते हैं। और मेवात क्षेत्र में बहुलता से बनाए जाने वाले कलात्मक बड़े बटे किसी कला दीर्घा से कम नहीं है। और ये महिलाओं की कलात्मक रुचि के परिचायक है, यानी महिलाओं के द्वारा कहते हैं, यानी उनकी जो कला है उसके परिचायक भी है। तो इस तरह से हमारा राजस्थान की लोक कला के बारे में हमने देखा। और रस सिद्धांत, क्या क्या देखा हमने, रस सिद्धांत को देख लिया, और राजस्थान की लोक कलाओं को, राजस्थान की लोक कलाओं को हमने देख लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिले और हम इस चीज को आगे तक बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे कुछ ही क्लास बचे हैं, 4 या 5 क्लास और आएंगी। इसके बाद लगभग लगभग हमारा सिलेबस, जितना भी हमारा जो सिलेबस है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।